नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल on the basis of axial angle and length। एक्सियल एंगल और लेंथ है ना, उसके बेस पर आप क्लासिफिकेशन करते हैं यूनिट सेल। तो अब सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सियल एंगल और एक्सियल लेंथ क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक यूनिट सेल कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है। इस यूनिट सेल में हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सियल एंगल को भी और एक्सियल लेंथ को भी। तो हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास जो एक्सियल लेंथ है वो कौन कौन सी है। देखिए, एक तो ये हो गई आपके पास ए, ठीक है, ये हो गई बी और ये हो गई आपके पास सी, ठीक है। ये आपके पास लेंथ हो गई एक्सियल लेंथ। तो हमारे पास जो एक्सियल लेंथ होती है तो वो हो गई ए, बी और सी। और एक होता है एक्सियल एंगल्स, ठीक है। इन लेंथ के बीच में एंगल तो होंगे ना, तो एंगल तीन तरह के हम यहाँ देखते हैं। एक तो होता है आपके पास अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। लेकिन ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते कि किसी के बीच में भी अल्फा लिख दिया, बीटा लिख दिया, गामा लिख दिया। इसका एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ लर्न करने का, आप ये ध्यान रखें। पहले तो आप लिखें बी सी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर बी और सी के बीच में जो आपके पास एंगल होगा उसे आप अल्फा बोलेंगे। सी और ए के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज बीटा, और ए और बी के बीच में जो आएगा दैट इज गामा। अगर ऐसे कंफ्यूजन याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। आपने ए लिखा, आपने बी लिखा और आपने सी लिखा, ठीक है। ये आपके पास तीन साइड्स है। आपको क्या करना है, बी से स्टार्ट करना है, बी सी से। तो बी सी के बीच में अल्फा, इधर बीटा और इधर गामा, ये ध्यान रखो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, देखो ए और बी के बीच में गामा। तो ये जो एंगल है ना ये गामा है। सी और ए के बीच में बीटा है आपके पास, तो सी और ए के बीच में ये आपके पास बीटा हो जाएगा, और बी और सी के बीच में अल्फा हो जाएगा, ये आपके पास में अल्फा हो गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है, हम अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते। आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कौन से एक्सियल साइड्स के बीच में कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो उसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका यही है, ठीक है। ये तो आपके पास में साइड्स है या लेंथ है, और ये आपके पास एंगल्स है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन। तो अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सियल साइड्स एंड एंगल, ठीक है। अब यूनिट सेल को अपन 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल साइड्स एंड एंगल्स, जो भी अपन ने देखे एक्सियल साइड्स और एंगल। तो देखो, सबसे पहली जो टाइप है ना वो है आपके पास क्यूबिक। अब क्यूबिक जैसा हमें पता है क्यूब कैसा होता है भाई, हम देखते हैं क्यूब जो होता है उसके अंदर आप देखो सारी साइड्स, ठीक है, और सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सारी साइड्स ए बी सी इक्वल होंगी, और जितने एंगल है सारे 90 डिग्री 90 डिग्री होंगे और इक्वल होंगे। तो इसके लिए ये चीज तो अपन आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। हमें पता है ए बी सी साइड्स है, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा होना चाहिए, और इक्वल्स टू 90 डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी लर्न करना पड़ेगा कि क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या है। तो क्यूबिक का एग्जाम्पल लर्न करना एकदम इजी है। अगर याद नहीं रहता तो देखो, क्यूबिक में Cu तो आता ही है, Cu कॉपर, ठीक है, कॉपर इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, डायमंड इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, डायमंड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, NaCl इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जिंक है, सिल्वर है, ठीक है, Zn है, Ag है, तो ये भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये इसमें काफी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा चुका है एक बार कि राइट द नेम ऑफ मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। तो ध्यान रखना, सबसे सिमेट्रिकल यूनिट सेल जो होती है ना वो आपके पास में क्यूबिक होती है।
तो ध्यान रखें मोस्ट सिमेट्रिकल। मोस्ट सिमेट्रिकल क्यों कहते हैं इसको? मोस्ट सिमेट्रिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स इक्वल है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। ठीक है, पहली टाइप है। दूसरी टाइप हो गई आपके पास टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में आपको क्या करना है, टेट्रागोनल की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसको ना अगर आप अलग अलग लर्न करोगे तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखो आप ना, एक तो इनका ये ऑर्डर याद रखो, जो ऑर्डर अपन ने लिखा है इस ऑर्डर को याद कर लो कि इस ऑर्डर में लिखे हुए। फिर आपको क्या करना है कि जो बिगिनिंग के अंदर आपके पास जैसे 1 2 3 है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है और ऑर्थोरोम्बिक है। इन तीनों की खास बात क्या है, तीनों में ही जो आपकी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, एंगल इक्वल होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो इसके लिए भी आप एंगल देखेंगे ना, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 मिलेगा आपको। इसके अंदर भी यही देखने को मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। तो यानी अब अपन को एंगल तो अलग से लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है फर्स्ट 3 के अंदर इक्वल और 90 डिग्री है। अब साइड्स की बात करें तो साइड्स देखो, क्यूबिक के अंदर सब साइड्स इक्वल है, उससे एक स्टेप नीचे आ रहे हो तो एक साइड अनइक्वल हो जाएगी, उससे और नीचे आओगे तो तीनों साइड अनइक्वल हो जाएंगे। तो इसके अंदर साइड देखें ए और बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसमें न तो ए इक्वल है न बी इक्वल है सी के, तो ये आपस में अनइक्वल है। फिर हमको याद करना है इसका एग्जाम्पल लर्न करने का भी सिंपल तरीका है। देखो ये आपके पास सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है टेट्रागोनल। ठीक है, और सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में जो हम लिख रहे हैं SnO2 TiO2, देखो इसका एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं SnO2 टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। तो दोनों में देखो आपके पास डाई ऑक्सीजन आ रहे हैं, O2 2 है ना, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है तो लर्न कर सकते हैं, लर्न करना इजी है इसको। ठीक है, और फिर बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर ये तो हमको लर्न हो ही जाएगा जो हमने ऑर्डर से देखा है इसको। अब ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, तो थर्ड नंबर के एग्जाम्पल में 3 ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल आएगा KNO3। देखो इसका एग्जाम्पल है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है। इसके अलावा लेड कार्बोनेट भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेड कार्बोनेट PbCO3। और एक और ध्यान रखें, ऑर्थोरोम्बिक है ना, तो इसका एग्जाम्पल ये सल्फर खुद ही है, इसका एग्जाम्पल जो है रोम्बिक सल्फर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक से ही रोम्बिक सल्फर है तो इसका एग्जाम्पल आप रोम्बिक सल्फर भी लिख सकते हो, रोम्बिक सल्फर। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल होगी। तो यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लर्न हो सकते हैं तुमको। तो ये आपको देखना है सब में जो एंगल्स हैं इक्वल और 90 डिग्री है तीनों में, है ना, अलग से तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। साइड्स की बात करें, पहले में तीनों साइड इक्वल है, दूसरे में एक अनइक्वल है, तीसरे में तीनों अनइक्वल है। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में इसका पहला कोई भी एक एग्जाम्पल तो याद रख सकते हैं, क्यूबिक में कॉपर एग्जाम्पल है। सेकेंड में आपके पास है तो O2 आ रहा है, देखो TiO2 SnO2। थर्ड के अंदर O3 आ रहा है ना, KNO3 PbO3। ठीक है, और रोम्बिक इसके नाम से ही रोम्बिक है तो इसे याद हो जाएगा, अपन को कोई इश्यू नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है मोनोक्लिनिक सल्फर। अब मोनोक्लिनिक सल्फर क्या, मोनोक्लिनिक जो फोर्थ टाइप आपके पास में है, तो इसमें आपके पास में ध्यान रखें इसमें भी तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें मोनोक्लिनिक के अंदर तो अगर हम साइड्स की बात करते हैं तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन क्योंकि इसमें मोनो आ रहा है तो मोनो से आप ध्यान रखना एक एंगल इसके अंदर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और वो बीटा होगा, अल्फा गामा के इक्वल है। ठीक है, 90 डिग्री है, बट बीटा जो है ना, बीटा वो आपको 90 डिग्री नहीं मिलेगा। इसकी एक खास बात है, बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं मिलेगा, अनइक्वल होगा। और एग्जाम्पल इसके नाम से ही इसका एग्जाम्पल लर्न हो जाएगा। नाम में क्या आ रहा है, मोनोक्लिनिक, इसका एग्जाम्पल भी मोनोक्लिनिक सल्फर है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं तो हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये भी याद हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर अपन देखें, एक और एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेटेड। देखो Na2SO4 10H2। और वैसे याद रखने का तरीका है, 4th नंबर पर आ रहा है, और देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं,
4। तो कितना सिंपली याद हो रहा है आराम से, है ना, हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हेक्सागोनल पर। तो हेक्सागोनल आपने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। तो उसी से अपन को ये याद हो जाएगा। ग्रेफाइट के अंदर आपके पास में अगर मैं साइड्स की बात करता हूँ तो ए बी के इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है, क्योंकि हेक्सागोनल जो लेयर्स होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है, देखो जैसे इस तरह से हेक्सागोनल लेयर्स होती है। तो हेक्सागोनल लेयर्स में क्या होता है कि ये वाली साइड है ना ए बी, ये तो इक्वल होंगी, लेकिन जो ये सी वाली साइड होगी ना ये इक्वल नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर ए बी इक्वल होगी, लेकिन सी जो नीचे की तरफ आ रही है वो इक्वल नहीं है। फिर इसके अलावा दो एंगल इसके अंदर 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन एक 120 का होता है। जो ये वाले एंगल्स है ना ये 120 के होते हैं हेक्सागोनल के अंदर, नीचे वाले ये 90 के होते हैं। तो इसमें दो 90 के मिलेंगे और एक आपको 120 डिग्री का एंगल मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा तो 90 और गामा 120। तो अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के मिल जाएंगे और गामा जो है आपके पास में गामा ये 120 डिग्री का मिल जाएगा। और एग्जाम्पल जैसा अभी मैंने बताया ग्रेफाइट हेक्सागोनल ही होता है, तो याद रख सकते हैं अपन। ग्रेफाइट इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्रेफाइट भी है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है, कैडमियम सल्फाइड हो सकता है इसका एग्जाम्पल। फिर इसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल के अंदर अगर देखा जाए तो ये आपके पास ऐसा है जिसके अंदर आपके एंगल भी सारे इक्वल है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 नहीं है, और साइड सारी इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। इसमें अभी बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ रिलेट होता है, ठीक है। इसमें एंगल सारे इक्वल है, साइड सारी इक्वल है, बट एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें, अगर हम रोम्बोहेड्रल का एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है कैल्साइट CaCO3, ठीक है, कैल्साइट की फॉर्म में। इसके अलावा आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है इसमें क्वार्ट्ज सोडियम नाइट्राइट, क्वार्ट्ज भी आ सकता है, क्वार्ट्ज या NaNO3 सफिशिएंट है, 3 एग्जाम्पल, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट आता है ट्राइक्लिनिक, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। ट्राइक्लिनिक जो होता है ना वो ध्यान रखना, इसकी खास बात क्या है, इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल, दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो आप मुझे बता सकते हो कैसा होना चाहिए जब मोस्ट अनसिमेट्रिकल है? तो जैसे मोस्ट सिमेट्रिकल था, सारे एंगल सारी साइड इक्वल थी, और ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल है तो इसमें क्या होना चाहिए, सारे सब कुछ अनइक्वल, ठीक है। तो इसके अंदर A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और कॉपर सल्फेट K2Cr2O7। देखो याद रखने का तरीका, ऑक्सीजन कितने 7 है ना, सिंपली याद हो जाएगा। K2Cr2O7 है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और 5H2O, और एक और आता है F3BO3 भी इसका एग्जाम्पल है। ये सारे इसके एग्जाम्पल। लिख लेना आराम से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर ना क्वेश्चन कहाँ बनता है, ध्यान रखना। जो एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से, एक तो ये पूछा गया था विच इज मोस्ट सिमेट्रिकल एंड विच इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल। तो ध्यान रखना, मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक है और मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक है। एक और इम्पोर्टेंट है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोम्बोहेड्रल ऐसा है जो कि मोस्ट सिमेट्रिकल से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी अलग है। क्योंकि मोस्ट सिमेट्रिकल में सभी इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल है।
इसमें भी सभी साइड्स इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, बट एंगल 90 डिग्री नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है। दैट्स वाई इन दोनों में कंपैरिजन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान रखें। आगे चले, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट ब्रेवेज क्लासिफिकेशन। और ब्रेवेज क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? ब्रेवेज क्लासिफिकेशन जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल, इसके बेस पर देखा जाता है। तो ऑर्डर वही रखना है अपन को, जो अभी अपन ने एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बेस पर जो अपन ने ऑर्डर रखा था, यही ऑर्डर रखना है। बहुत सिंपली अपन फटाफट क्लासिफाई कर सकते हैं, आपको याद भी हो जाएगा सब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास चार तरह के पार्टिकल के बेस पर क्लासिफिकेशन देखे थे अपन ने, जिसमें चार तरह के एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी था, उनको, और जो अभी अपन ने 7 तरह के देखे, इन सबको मिला करके नया क्लासिफिकेशन बनाया, ठीक है। तो ब्रेविस ने इनको कैसे डिवाइड किया देखिए। तो ब्रेविस ने कहा कि जो एससीसी होता है, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी कहते हैं, तो वो सब में देखने को मिलता है। उसने कहा ये एससीसी जो है वो क्यूबिक में भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, टेट्रागोनल में, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में मिलेगा, मोनोक्लिनिक में मिलेगा, हेक्सागोनल में मिलेगा, ठीक है, रोम्बोहेड्रल में मिलेगा और ट्राइक्लिनिक के अंदर मिलेगा। तो सब में, यानी 7 तो ही हो गए, टोटल 14 बताए थे, ध्यान रखना। यानी ब्रेवेज लैटिस जो होते हैं ना, वो टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 में 7 तो अपन ने अरेंज कर दिए, ठीक है। बाकी का अरेंजमेंट किस तरह से किया गया कि इसके अलावा जो हमारे पास में नेक्स्ट होता है बीसीसी, तो बीसीसी आपको तीनों में देखने को मिलेगा, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। यानी इसमें भी बीसीसी होगा, बॉडी सेंटर, इसमें भी बीसीसी होगा, ठीक है, इसमें भी बीसीसी होगा। वैसे अगर आप याद करोगे ना बेटा, याद नहीं होगा, आप ऐसे याद करने की कोशिश करोगे ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन से होते हैं, तो भूल जाओगे। तो सिंपली ये कि आपने ऑर्डर तो लर्न कर ही लिया 7 तक, तो आप ये ध्यान रख लो, एससीसी सब में, बीसीसी शुरू के 3 में, 10 हो गए, 4 ही तो बचे, 4 को अरेंज करना है। तो 4 को अरेंज करने में इसके बाद फिर आता है एफसीसी। तो एफसीसी आपके पास, अब इसको ऐसे याद करो कि जो ऑर्थोरोम्बिक है आपके पास में, तीसरे नंबर वाला, इसके अंदर चारों तरह के मिल जाएंगे आप। चारों तरह के कौन कौन से? 2 तो लिख दिए अपन ने। अब एससीसी, बीसीसी के अलावा कौन सा होता है? एफसीसी होता है एक तो, ठीक है, और एक ईसीसी होता है। तो इसको अलग से याद रखना है कि इसमें आपको 4 टाइप्स मिल जाते हैं। तो 12 हो गए टोटल। अब बचते हैं 2 अपने पास में, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास में फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट में 3 तरह के मिलते हैं, 2 अपन लिख चुके हैं, एक तो एससीसी, बीसीसी, और एक इसमें मिल जाएगा आपको एफसीसी, ठीक है, एक एफसीसी मिल जाएगा। 13 हो गए, एक बच गया ईसीसी, और वो ईसीसी आपको किसमें देखने को मिलेगा? वो मिलेगा मोनोक्लिनिक के अंदर। तो मोनोक्लिनिक में ईसीसी मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है ना। अब इसको याद रखने का यही तरीका है, अगर ब्रेवेज लैटिस बनाने के लिए कहा जाए, कितने तरह के होते हैं? एससीसी सब में, बीसीसी फर्स्ट 3 में, ठीक है, थर्ड वाले में चारों तरह के मिलेंगे, फर्स्ट वाले में 3 तरह के मिलेंगे, बस ईसीसी नहीं मिलेगा इसमें। जो ईसीसी इसमें नहीं मिलेगा वो 4th वाले में मिलेगा, ठीक है ना। लर्न हो जाएगा, आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसको नोट डाउन करो, देखो। अब देखिए होता क्या है कि इसमें ना कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दिया जाता है कि जैसे आपके पास कोई एक यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पर एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल है, सेंटर के अंदर एक अलग तरह का पार्टिकल है, ठीक है, ए और बी मान लिया पार्टिकल को आपने, और फिर कहा गया कि इस जो यूनिट सेल से अपने पास बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला बताएं क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह का ना। तो सपोज compound is formed by particle A and B, ठीक है। और पार्टिकल से मेरा मतलब एटम, आयन, कुछ भी हो सकता है। हम चलो मान लेते हैं एटम मान लेते हैं। एटम A is situated at each corner of unit cell while B is
present at the center of each face, ठीक है। राइट molecular formula of compound, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, जो अभी अपन ने पढ़ा है उसके बेस पर। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक कंपाउंड है, एक इमेजरी है। अभी पहला क्वेश्चन तो मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ, दूसरा हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल, और आपको कहा गया कि इस यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर आपके पास पार्टिकल ए है, ठीक है ना। एटम ए इज सिचुएटेड एट ईच कॉर्नर, तो हर कॉर्नर पर मैं ए बना देता हूं, ठीक है। ए ए ए ए ए इस तरह से। और फिर इसने कहा कि जो बी है वो बी कहां पर है, देखो बी के लिए कहता है कि बी जो है, इससे बना देते हैं, बी जो है वो कहां प्रेजेंट है, वो है एट द सेंटर ऑफ फेस, है ना, हर फेस के सेंटर में। तो फेस का सेंटर ये है, जैसे एक फेस तो ये हो गया पूरा, इसका सेंटर है बी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ। फेस कितने होते हैं टोटल यूनिट सेल में? 6। 4 फेसेस पे तो मैंने बना ही दिया है, एक सामने वाला फेस और एक बैक साइड वाला फेस, ठीक है। तो बैक साइड वाले फेस का भी मैंने ये बना दिया और सामने वाले फेस का भी मैंने ये बना दिया। तो अब एक चीज आपको पता है कि जब हम ये बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो यूनिट सेल है, ओके, तो इसके लिए हम लोग क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि यूनिट सेल जो है, ध्यान रखना बेटा, इसमें हर एक पार्टिकल इसका अकेले का तो नहीं है ना, अपन ने कैलकुलेशन की थी, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे अपन। तो अगर मैं ए का कंट्रीब्यूशन देखूं कि टोटल नंबर ऑफ ए कितने होंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ए इन यूनिट सेल में ए कितने होंगे, तो ए टोटल कितने, 8 ए है, ठीक है। और अब मैंने कहा था 8 ए का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, क्योंकि आप देखो ये ना जो पार्टिकल है ये इस तरह से, और भी तो यूनिट सेल है जिनके साथ में ये जुड़ा हुआ है बगल में, तो इसको तो 1/8 ही मिला, इसको भी 1/8 मिला, तो इस तरह से 1/8 मिलकर के टोटल इसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो टोटल नंबर ऑफ ए कितना है, 1 ए ही तो बचा हमारे पास में, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1 ए, ठीक है। सिमिलरली अब मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ बी इन यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल में बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो बी का कंट्रीब्यूशन देखो, टोटल बी कितने, 6 है, ठीक है, 6b, और बी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। 1/2 कैसे होता है एक बार समझना। जैसे मान लो एक यूनिट सेल तो पूरा है, इस बी को कंसीडर कर रहा हूं मैं, अगर एक यूनिट सेल इसके बगल में भी तो होगा, ठीक है, तो इस ये वाला बी आधा इसको मिलेगा और आधा इसको, मतलब आधा उधर वाले को और आधा इधर वाले को मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो 2 ब्लॉक है आपके पास में, उसके अंदर एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक इसको, दोनों को जोड़ रहे हो, तो दोनों को आधा आधा मिला, ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन आधा ही होता है, तो इसको आधे से मल्टीप्लाई किया आपने, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3b, ठीक है। तो अब अगर मैं मान लो फॉर्मूला देखता हूँ, रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो होना चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर्मूला वो इनके रेशियो के अनुसार होना चाहिए फॉर्मूला। तो रेशियो क्या है, देखो A/B है हमारे पास, तो A तो आपके पास 1 ही है और B कितना है, 3 है। तो अब फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए AB3, ये होगा, ठीक है। 3B और 1 A जो है उस मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्मूले में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं। इसको लिख ले, फिर एक क्वेश्चन और कर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ एटम। अब एक क्यूबिक सॉलिड है आपके पास, दैट इज मेड अप ऑफ A एंड B, 2 तरह के एटम से मिलकर के बना हुआ है। साथ में कहा है कि B इज एट द सेंटर, B जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, और A जो है A आर एट द कॉर्नर, A कॉर्नर पर है। अब यहाँ पर सपोज हमें डायग्राम नहीं बनाना, हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम A के बारे में बात करते हैं।
तो ए जो कॉर्नर पर है तो टोटल नंबर ऑफ ए कितने होंगे, कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब के 8, तो यानी 8 ए है अपने पास। ठीक है, सो हम यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम ए। ठीक है, ए कितने हैं, तो हमें पता है 8 ए है, 8 ए, बट हमें पता है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास बच गया केवल 1A। ठीक है, ये 1A ही होगा। फिर अपन फाइंड कर लेते हैं B, नंबर ऑफ एटम B। अब B की पोजीशन देखो, B का B इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब जो क्यूब के सेंटर में होता है तो क्या वो किसी से कंट्रीब्यूशन करता है, नहीं करता ना भाई। जो बिल्कुल बल्क के अंदर है बीच में, वो न तो साइड वाले किसी क्यूब के कांटेक्ट में है, वो केवल खुद का ही है पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बी, एटम बी जो है वो 1B ही होगा, एक ही बी है हमारे पास में, तो दोनों एक एक है। तो अगर इनका रेशियो लेता हूं मैं, तो रिक्वायर्ड जो फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो इनके रेशियो से ही बनेगा, A/B, तो 1/1, तो फार्मूला यही होगा। तो इसलिए हमारा जो फार्मूला है दैट इज AB, दैट्स इट। ऐसा कैसा है, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चन इज क्यूबिक यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट से मिलकर के हमारा जो यूनिट सेल है वो बना हुआ है। ठीक है, जिसमें एक तो है आपके पास A, एक है B और एक है C, इस बार 3 है। जबकि एटम A जो है वो तो आपके पास कॉर्नर पर है। ठीक है, पहले कॉर्नर वाले का हिसाब कर लेते हैं। कॉर्नर वाले का क्या हिसाब रहेगा, तो कॉर्नर वाले का हमें पता है कि जो कॉर्नर पर होता है, ठीक है, जो कॉर्नर पर होता है वो टोटल 8 होते हैं और कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल A, ठीक है, तो हमें पता है कि 8A है अपने पास, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका 1/8 ही है, तो कुल मिलाकर के 1A ही रह गया हमारे पास। ठीक है, फिर आ जाओ B पर, तो B एट द सेंटर, B सेंटर में, तो सेंटर वाला अकेला ही होता है, एक वो किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल B, तो B अकेला ही है 1B, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी के साथ। फिर आ जाता है C कहां पर है, C है एट द सेंटर ऑफ ऑल फेसेस ऑफ द यूनिट सेल, हर यूनिट सेल के फेस पर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल C, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि फेसेस कितने होते हैं अपने पास 6, तो 6C, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, और उसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3C। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मूला लिखना है वो इनके रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा। तो अगर रेशियो देखें हम, A/B/C, तो A है आपके पास 1, B है आपके पास 1 और C है आपके पास 3। तो नाउ रिक्वायर्ड फार्मूला जो होगा हमारे पास, रिक्वायर्ड फार्मूला इट वुड बी A, B एंड C3। ठीक है, दिस विल बी द रिक्वायर्ड फार्मूला, ये अपने पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ जाएगा। तो यानी अब इजिली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर देखेंगे अपन